10 की एफआईआर। वहीं रेलवे ने लोगों से की सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की अपील। सोनीपत में सामाजिक संस्था द्वारा संत कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में राज्य में लगभग 45 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बड़ी सीवरेज एवं पेयजल योजनाओं को मिली स्वीकृति। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृत काल की ओर नामक पुस्तक का किया विमोचन। कहा, 9 वर्षों में देश का बदला स्वरूप। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम आज दुर्घटना स्थल पर पहुंची और एक एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरुआत की। सीबीआई ने ये एफआईआर आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट सेशन में दर्ज की है। इस एफआईआर में लगाई गई धाराओं के बारे में सीबीआई आज आधिकारिक जानकारी दर्ज कर सकती है। रेलवे बोर्ड ने रविवार को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच बताएगी कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या थी। रेलवे ने बालासोर रेल हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि सीबीआई और रेलवे आपस में समन्वय कर जांच कर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने लोको पायलट की कथित मौत की सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को भ्रामक बताया है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारी फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। सारे एंगल्स की जांच की जाएगी, सिग्नलिंग एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, टीआरडी एस्पेक्ट, मतलब एवरीथिंग विल बी लुक्ड एट, ट्रैक पैरामीटर्स, एवरीथिंग विल बी लुक्ड इनटू इन डिटेल बाय देम। जी, वो जैसे मंत्री जी ने बोला है, देयर इज इंडिकेशन टुवर्ड्स दैट, लेकिन वो अभी सीआरएस देख रहे हैं। कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन वो देंगे, सारे एविडेंसेस वो हम लोग देंगे, सबमिट करेंगे रिपोर्ट्स, हम लोग आपको डिस्क्लोज करेंगे। उड़ीसा बालासोर रेल हादसे में लापता लोगों के परिजनों के लिए रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 काम कर रहा है। इस नंबर को वरिष्ठ अधिकारी खुद देख रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 180034500061 और 1929 भी 24/7 काम कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम की 3 दिन दिवसीय राजकीय यात्रा का आज अंतिम दिन है। उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करना है। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 2 स्वास्थ्य और 1 कृषि के क्षेत्र में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। पारामरिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि उन 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राष्ट्रपति ने इस सम्मान के लिए सूरीनाम सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच सतत सहयोग संबंध का प्रतीक है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में सामाजिक संस्था द्वारा संत कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संत कबीरदास भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वे एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। समाज की हर बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। राज्यपाल ने कहा कि संत कबीर ने अपनी कविता और दोहों की रचना कर समाज को नई दिशा देने का काम किया। संत कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी ने सिर्फ एक संत थे, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कई दोहे और कविताओं की रचना करके समाज को नई दिशा दिखाई। कबीर साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में पहले आडम्बरों को अपनी लेखनी के बलबूते पर उस पर कठोरघात किया था। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आकर नशे को खत्म करने के लिए सरकार का सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए प्रत्येक गांव में नशा मुक्त मुहिम चलाई जा रही है। नशा जो है बहुत ही बुरी चीज, जीवन को ध्वस्त करती है, परिवार को ध्वस्त करती है और व्यक्ति को पूरा नाश कर देती है। तो इसलिए गांव-गांव में हम अभियान शुरू करना, नशा मुक्त करना चाहिए, बुराइयों को दूर रखना चाहिए, बुराइयों को दूर रखना चाहिए, बुरा आदमी जो रहता है उसको दूर रखना चाहिए। तो इसलिए आज कबीर जयंती के अवसर पर सही श्रद्धांजलि यही हो सकती, हम इस बुराइयों को दूर रखना और बुराई को दूर करना, कबीरदास के मार्ग में चलना, यही कबीरदास की हम श्रद्धांजलि बन सकती। जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में राज्य में लगभग 45 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बड़ी सीवरेज एवं पेयजल योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही कार्य आरंभ किया जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंबाला शहर में पुरानी सीवरेज व्यवस्था को CIPP तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा। वहीं करनाल शहर के 10 वार्डों में सीवरेज प्रणाली को बदलने का कार्य किया जाएगा। साथ ही पेयजल के लिए 14 ट्यूबवेल एवं सबमर्सिबल पंप सेट लगाने और पेयजल एवं सीवरेज के लिए नई पाइपलाइन के कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत गांव सिसवाल में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा गांव कौल में सीवरेज लाइन एवं 2.50 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कल नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में देश का स्वरूप बदल गया है और आज पूरी दुनिया इसकी प्रगति देख रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के समय से काफी बदलाव आया है। इस पुस्तक में जो लेखकों ने लिखा है वो बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में उस बात को रखने का प्रयास किया है। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये गागर में सागर है, क्योंकि 9 साल में जितने काम हुए हैं उन सब पर चर्चा करना तो जिसको कहते हैं एक ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन आपने उसमें मुख्य बातों को निकाल करके सागर को गागर में भरने का प्रयास किया है। JP नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत की दुकान का मेगा शॉपिंग मॉल खोल कर बैठे हैं।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते नफरत की हैं। दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है, और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में विशिष्ट नागरिक संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एएस लांबा और एयर मार्शल डेनिजल किलौर शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों को मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की बुकलेट सौंपी और उनसे चर्चा भी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान गैंगस्टर्स लिंक मामले की छापेमारी की। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे जुटाने और सीमा पार से इसके लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी करने की आपराधिक साजिश के संबंध में आज प्रदेश के कैथल जिले में एक स्थान पर और पंजाब में 9 स्थानों पर तलाशी ली। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आज रेवाड़ी में जिले के मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पीआईबी के उत्तरी क्षेत्र के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने मीडिया कर्मियों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम मीडिया के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके जीवन को सरल बनाने में कितना बड़ा योगदान है। जब आपको 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, तो आपका बुढ़ापा शांति से गुजरेगा। आपको इस बात की संकट नहीं रहेगा कि मेरे पोते ने मेरा ध्यान रखा या मेरे बेटे ने मेरा ध्यान नहीं रखा। 3,000 रुपये से आप कम से कम अपनी दाल रोटी का गुजारा कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की योजनाओं को मुझे लगता है मीडिया को समय समय पर प्रचारित करना चाहिए। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पत्रकारिता विभाग के एचओडी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। मीडिया के द्वारा दी गई जानकारी पर लोग विश्वास करते हैं। हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री। पीपल हैव ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, वी हैव ए क्रेडिबिलिटी बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट ऑन अस। सो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम कैसा कम्युनिकेशन करें, कैसी सूचनाएं, कैसी जानकारियां लोगों तक साझा करें, क्या बात लोगों तक पहुंचाएं और क्या बात लोगों तक नहीं पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और जब से जो डिजिटल एज की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्सपेंड कर रहा है, डिजिटल मीडिया एक्सपेंड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। उधर बाल भवन में केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगों को सरकार द्वारा करवाए गए कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी 8 जून तक चलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में कल ब्रजभूषण के परिवार के सदस्यों सहित 14 लोगों से पूछताछ की। एसआईटी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के पैतृक आवास पर पहुंचकर परियोजना, सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ के बयान दर्ज किए। पुलिस ने उनके आवास, कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र सहित कई स्थानों को खंगाला है। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने 18 जनवरी को यौन शोषण मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 21 फरवरी को कुछ पहलवानों ने 3 दिनों के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया था, जबकि सरकार ने उनको पूरी जांच के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन इन पहलवानों ने जांच कमेटी पर सवाल उठाते हुए 24 अप्रैल से दोबारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। फिर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिक्षा मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF को कल जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कायम है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु दूसरे और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर है। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में
भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु प्रथम, जवाहरलाल विश्वविद्यालय नई दिल्ली दूसरे, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष कुल 12 श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की है। इनमें ओवरऑल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ, डेंटल, रिसर्च स्थानों के अलावा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों व आर्किटेक्चर प्लानिंग भी शामिल है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा पलवल के कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के प्रगतिशील किसानों सहित महिलाओं को भी कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रामप्रताप सिहाग ने बताया कि शिविर किसानों को कपास में होने वाली बीमारियों की पहचान करके कीटनाशकों का प्रयोग करने और खाद्य के प्रयोग बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न स्कीमों के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि देशी कपास को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किसानों को 3,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसमें कपास को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि बुआई तो हो चुकी है, तो उसमें आने वाले समय में कैसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर इंसेक्ट डिजीज की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे मैनेज करना है, और हमारे विभाग द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है उसके बारे में भी विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, ताकि उसका अनुदान का लाभ फार्मर अच्छी प्रकार से ले पाए। देसी कपास को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले साल से स्कीम चलाई थी, उसमें हमने 3,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान रखा था। देसी कपास बढ़ाने का फायदा ये रहेगा, क्योंकि लगभग हमारा मानना है वैज्ञानिकों का कि 10% एरिया अगर दूसरी क्रॉप का इसमें एंटर हो जाए तो इंसेक्ट को कंट्रोल करना और उसको रोकथाम के लिए आसानी रहेगी। वहीं शिविर में आए किसानों ने कहा कि उन्हें कृषि वैज्ञानिकों ने आधुनिक तरीके से खेती करने की जानकारी दी है, जिसे अपनाकर वे फसल उत्पादन अवश्य बढ़ाएंगे। साथ ही उन्हें कीटनाशकों का सही मात्रा में प्रयोग करने के बारे में भी पता चला है। कृषि संबंधित जानकारियां व पशुओं के संबंधित जानकारियां दी, जो हमें बहुत अच्छी लगी, और हमें आगे के जो कृषि के अंदर कोई किसी तरह का भी कोई नुकसान वगैरह होता है, कीड़ा वगैरह लगता है, फफूंदी लगती है, उसके बारे में दवा के बारे में भी अवगत कराया। बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने बीटी कॉटन के कपास के रोग, कीड़े और दवाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लोगों को दी, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीख के गए हैं और अपने लेवल पे उसको अब कार्यान्वित करके देखेंगे और उसकी फायदा उठाएंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।